गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान रूपी। जैसा आप लोग को पता है कि मैंने लास्ट सीरीज जो थी मेरी के हाउ टू नॉट ट्रेड ऑप्शंस वो मैंने कंक्लूड कर दी है बिकॉज आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम पीपल सेइंग दैट कि एटलीस्ट स्टार्ट विद बेसिक्स कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे इन्वेस्टिंग हो रहा है, कैसे ट्रेडिंग हो रहा है, बिकॉज नॉट ऑल पीपल whom आई नो और नॉट ऑल पीपल आर ट्रेडर्स फॉर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स. So based on that request, I am starting a new series on how to analyze stocks fundamentally and technically. पहले हम लोग फंडामेंटली का बात करेंगे, टेक्निकली के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा. फंडामेंटली में भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दो टाइप के मार्केट होते हैं. एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो होता है जिसमें प्रमोटर अपना माल छोड़ रहा है. सो बेसिकली प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर होता है कंपनी का मालिक. तो कंपनी का मालिक के पास 100% इक्विटी होती है. आज समझ लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं जैसे गुजराती हूँ, ठीक है, तो मैंने एक जलेबी फाफड़ा और ढोकले का बिजनेस स्टार्ट किया. ऑब्वियसली बहुत टेस्टी होता है, बहुत लोग खाने भी आते हैं, मज़ा आता है लोगों को, तो लोग खाना शुरू कर दिए और फिर मैंने अपना बिजनेस आस्ते आस्ते एक्सपैंड करना शुरू किया. तो मेरे क्या हुआ, पहले मैंने एक सिटी में एक ब्रांच थी, फिर आस्ते आस्ते मेरा बढ़ते गया बिजनेस, तो मैंने दूसरी ब्रांच खोली, तीसरी ब्रांच खोली. तो ओवरऑल क्या हो गया कि एक शहर में मेरे अच्छे खासे 4-5 ब्रांचेस हो गए. नाउ people from outside the city also started enjoying this food whenever they came to the city. तो क्या हो गया, मैंने सोचा कि काम करता हूँ, फ्रेंचाइजी मॉडल यूज करता हूँ या फिर मैं खुद की अपनी ब्रांचेस खोलता हूँ, जो भी मेरा कैपिटल जैसे है वैसे मैंने सोचा. तो मैंने दूसरे शहर में जाके भी अपना बिजनेस खोलना चालू कर दिया. मेरे को और अच्छा रेवेन्यू आने लगा. 10 साल के अंदर अंदर सपोज मान लीजिए कि मैंने मोटा मोटी 10 स्टेट्स में अपने बहुत सारे 40-50 ब्रांच खोल लिए. पैसे बहुत आने लगे. अब मैंने सोचा एक नया विजन देखता हूँ कि 28-29 स्टेट जितने भी इंडिया में है, सारे स्टेट्स में मैं अपना बिजनेस खोलता हूँ. अब उसके लिए चाहिए मेरे को हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेरे को पैसे चाहिए, कहाँ से लाऊंगा? तब जाके मैंने एक दिमाग लगाया कि एक काम करता हूँ, मैं आईपीओ निकालता हूँ. आईपीओ मतलब आप लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, एचएनआई से जाके मैं पैसे लूंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा. एंड फिर उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो मैं आप लोग के साथ बांटूंगा, जो जितने भी मेरे शेयर होल्डर्स होंगे. तो मान लीजिए कि मैंने 1000 करोड़ का आईपीओ निकाला. अभी ऑब्वियसली 1000 करोड़ इतना मैं आराम से बोल रहा हूँ, वैसे होता नहीं है. इसका ड्यू डिलिजेंस होता है, सीए फर्म अपॉइंट होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपॉइंट होते हैं, बहुत सारा बैकग्राउंड स्टोरी है, वो किसी और दिन के लिए रखता हूँ. अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि मेरे मन में आया 1000 करोड़ का मैं करता हूँ और मैंने 1000 करोड़ का आईपीओ निकाला. उसकी बुक वैल्यू मैंने सपोज मेरा आया 500 रुपया. तो मैं कितने शेयर्स निकाल सकता हूँ? 1000 करोड़ डिवाइड बाय 500 रुपया, उतने शेयर्स में निकाल लेता हूँ, इश्यू करता हूँ मार्केट में. अब जैसे ही मैंने आईपीओ फाइल किया, उसके लिए मैंने डीआरएचपी फाइल किया, दैट इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. उसको सेबी का अप्रूवल चाहिए होता है. जैसे ही वो मिल जाता है फिर मैं अप्लाई करता हूँ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. जब मैं आईपीओ निकालता हूँ तो आप लोग जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या कोई भी इन्वेस्टर होता है, वो सबसे पहले जाके वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है, डीआरएचपी, एनआरएचपी. क्यों जरूरी है ये पढ़ना? बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने एक लैंग्वेज सीखी है, ठीक है, तो आपको बात करना आता है, राइट? बट क्या ये सीखना ज्यादा जरूरी नहीं है कि बात कैसे नहीं भी करना है कभी कभी? तो वैसे ही डीआरएचपी, आरएचपी जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आरएचपी में एक बिजनेस सेक्शन होता है और एक होता है रिस्क फैक्टर्स. तो बिजनेस सेक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमें ये बताता है कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, कैसे करती है, कितने कस्टमर्स है, कितने वेंडर्स है, कहाँ लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिजनेस है, वो सब आपको बिजनेस सेक्शन में मिलता है. दूसरी बात, रिस्क फैक्टर्स, जो मैं बता रहा था कि अगर जबान सीख ली है, लैंग्वेज सीख ली है, तो कैसे उसको यूज नहीं करना भी एक कम्युनिकेशन होता है. तो वैसे ही रिस्क फैक्टर्स जानना भी जरूरी है एक कंपनी का, कि कैसे बिजनेस करते हैं वो तो सबको पता चल गया और बिजनेस में जाके, बट कैसे बिजनेस फेल हो सकता है वो भी आपको जानना जरूरी है. क्योंकि अगर आपको ये दो चीज पता है कि बिजनेस कैसे होता है एंड बिजनेस कैसे फेल हो सकता है, देन आई थिंक यू नो ओवरऑल एवरीथिंग अबाउट द कंपनी. एंड टॉकिंग अबाउट द रेशियो, बहुत मतलब जैसे हम लोग आज के डेट में होता है ना कि मतलब हम लोग देखते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, प्राइस बुक वैल्यू क्या है, पी अर्निंग क्या है, इंडस्ट्री का क्या है, उस कंपनी का क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे होते हैं. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ये सब यू कैन इजीली गेट एट द क्लिक ऑफ अ बटन. बट एक्चुअली अगर आपको फंडामेंटली स्टॉक एनालाइज करना है तो उसके लिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि वो बिजनेस क्या करती है और वो फेल कैसे हो सकता है.
तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एक मैक्रोटेक डेवलपर्स बोल के कंपनी है विच इज़ लोढ़ा। तो ये लोग क्या करते हैं, लोग रियल एस्टेट बिजनेस में है। तो जब ये लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो इसमें अगर मैं देखूं तो 2021 मार्च में उन्होंने एक आरएचपी फाइल किया था सेबी में। तो उसका सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर पॉइंट था वो था कि वी हैव अ सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ डेट विच कुड अफेक्ट आवर एबिलिटी टू ऑब्टेन फ्यूचर फाइनेंसिंग और परसू और ग्रोथ स्ट्रेटजी। अब देखिए 31 दिसंबर 2020 के हिसाब से उन लोगों के पास 18,066 करोड़ का लोन था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्यूआईपी भी निकाला। उसके बाद जो लेटेस्ट क्यूआईपी निकाला वो मैं आपको दिखाता हूं। तो उन्होंने अभी वापस नया क्यूआईपी के लिए वापस उन्होंने एक आरएचपी फाइल किया। वो आरएचपी में वापस सेम रिस्क फैक्टर में सेम चीज डाली कि वी हैव सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डेट विच कुड अफेक्ट आवर एबिलिटी टू ऑब्टेन फ्यूचर फाइनेंसिंग ऑन फेवरेबल टर्म्स और एट ऑल और परसू अवर ग्रोथ स्ट्रेटजी। तो एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 इनका कितना हो गया डेट, 8,500 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या था, 18,000 करोड़ 2020 में था दिसंबर 31 और दिसंबर 23 3 साल बाद 8,500 करोड़ हो गया। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं मैक्रोटेक डेवलपर्स की। उसका एक बार चार्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके चार्ट में हम लोग ये देखते हैं कि 5 इयर्स के हिसाब से क्या चला। ये देखिए, अगर मैं यहां की बात करूं अप्रैल 2000 तो उसका लोएस्ट पॉइंट था 211 रुपया, राइट। एंड जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूं 2000 कब की पढ़ रहा था मैं, 2023 दिसंबर की। तो 2023 दिसंबर में अगर हम लोग जाए तो हम लोग एक सेकेंड 2023 दिसंबर में अगर हम लोग जाए तो उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे हाईएस्ट, वो है 1198। सो अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टडी की है कोई कंपनी की, तो इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये समझाया कि 2020 में 31 दिसंबर को एक कंपनी का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 18,000 करोड़। 2023 में उसकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी घट के हो जाती है 8,500 करोड़। मोटा मोटी 10,000 करोड़ उसने रीपेमेंट किया है। तो उसका स्टॉक प्राइस 200 से 1200 चला गया, 5 to 6 टाइम्स चला गया, प्लस इसमें बीच में एक बोनस भी था। सो व्हाट विच इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। सो बोलने का मतलब यह है कि दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ स्टॉक। गाइज वन मोर थिंग, ये कोई भी तरह का मेरा आपको इन्फ्लुएंस करने का आइडिया नहीं है कि आप ये स्टॉक खरीदे। मैक्रोटेक वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल कि मैंने आप लोग को बोला इट कैन बी एनी अदर कंपनी, बट दिस इज नॉट अ टिप और अ रिकमेंडेशन टू बाय दिस स्टॉक। टेक्निकल एनालिसिस भी होती है इसमें कि जैसे वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, 52 वीक लो के आसपास है कि नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसका मैं वीडियोस अलग से बाद में बनाऊंगा। और एक चीज जो मैंने आपको पहले भी बोली थी कि अगर इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट का क्या स्ट्रैटेजी है फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, वो भी आपको एक बार के लिए फैक्टर इन करना पड़ेगा व्हाइल सिलेक्टिंग अ स्टॉक। क्योंकि अगर डिफेंस सेक्टर देखें तो इंडिया का गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है कि विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स दे वांट इंडिया टू बी द नेट एक्सपोर्टर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स। अब आज के रेट पे इंडिया नेट इंपोर्टर है ऑब्वियसली। अब इन लोग को नेट एक्सपोर्टर बनना है। तो जब नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर बनेंगे तो ऑब्वियसली इन लोग को क्या करना होगा, इन लोग को बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बनाना होगा। एंड शायद ये लोग दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को या सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज को माल बेचना शुरू करें और वो लोग खरीदना भी शुरू करें, तब जाके हम लोग नेट एक्सपोर्टर बनेंगे। तो अगर आप फंडामेंटली पढ़ते हैं कि कोई डिफेंस सेक्टर का कंपनी का स्टॉक आपने पढ़ा, उसका आरएचपी बिजनेस सेक्शन उसका पढ़ा, उसका आपने ये पढ़ा कि कैसे वो फेल हो सकता है बिजनेस में, एंड साथ में आपने गवर्नमेंट आउटलुक भी लगा लिया, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस सेक्टर में बूम आ सकता है। तो उस सेक्टर की जो अच्छी से अच्छी कंपनी होती है आपको उसे बाय करनी चाहिए। एंड दैट इज हाउ यू विल क्रिएट वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो गाइज, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बाकी का जो एनालिसिस है सेकेंडरी मार्केट वगैरह उसका मैं वीडियो आपको बाद में बताऊंगा।